तो हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द लैंड ऑफ कीबोर्ड इमॉर्टल सीरीज को। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते हुए बातें कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसके दोस्त ने उसकी बेइज्जती कर दी कि उसे गेम खेलना नहीं आता। जो सुनने के बाद तो हमारे मेन कैरेक्टर को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने गुस्सा होते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि मेरे गेम प्ले पर सवाल उठा सको, पर अब जबकि तुमने मेरे गेम प्ले पर सवाल उठाया तो फिर मैं अपने हाथों से तुम्हारे सर को फोड़ दूंगा, और अगर मैं तुम्हारे सर को ना फोड़ पाया तो फिर मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। ये कहने के साथ ही वो काफी फोकस से गेम खेलने लगा, लेकिन तभी उस जगह पर एक लाइटनिंग आ गई, जिसे देखने के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी डर गया। तभी उसने डरते हुए कहा, आखिर इस जगह पे क्या चल रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके कमरे में पूरी तरफ लाइटनिंग फैल गई, और अगले पल वो अपने रूम से डिसअपीयर होते हुए कहीं दूसरी जगह पे जाने लगा। जहाँ जाते हुए अपने मन में कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था कि अगर मैं अपने कहे गए शब्दों को पूरा नहीं कर पाता तो मुझ पे लाइटनिंग गिर जाए, लेकिन लाइटनिंग भाई तुम तो काफी सीरियस हो गए। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो किसी नई जगह पे आ चुका है। तभी उसने अपने आसपास देखते हुए सवाल किया, आखिर मैं किस जगह पे हूँ। उसकी इतना कहती है उस जगह पर किसी की आवाज आती है, जो उसका वेलकम करते हुए उससे बताती है, अभी फिलहाल के लिए आप कीबोर्ड स्पेस में हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस मैन कैरेक्टर का नाम जुयान है। इस मिस्टीरियस वॉइस को सुनने के बाद जुयान सरप्राइज हो चुका था, इसलिए वो अपने आसपास देखने लगा कि आखिर ये आवाज किस जगह से आई है। और तभी जुयान की नजर अपने सामने रहे कीबोर्ड पे गई। उस कीबोर्ड की ओर देखते हुए जुयान ने सवाल किया, आखिर ये क्या है। ये कहते हुए जुयान ने उस कीबोर्ड के एक बटन को प्रेस कर दिया, जिस वजह से उस जगह पे फिर से रोशनी फैल गई, जो देखकर तो जुयान एक फिर से काफी परेशान हो गया। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके सामने एक स्क्रीन आ गया। तभी स्क्रीन ने जुयान को बताया, तुम्हें सक्सेसफुली कीबोर्ड मैन का टाइटल मिल चुका है, पर इसकी फैसिलिटी को लेने के लिए तुम्हें इन सभी को अनलॉक करना होगा। ये सुनने के बाद जुयान ने स्क्रीन से सवाल किया, आखिर मैं अपनी फैसिलिटी को अनलॉक कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद स्क्रीन ने जवाब दिया, तुम्हें 12 सीक्रेट कोड को ढूंढने होंगे, और उन सभी 12 कोड को ढूंढने के बाद तुम्हें इन कीबोर्ड के अंदर प्रेस करने होंगे, जिसके बाद तुम्हारे आगे की चीजें अनलॉक हो जाएगी। साथ ही सिस्टम तुम्हें अलग अलग तरीके के टास्क देगी, जिसे तुम्हें कंप्लीट करने होंगे, और जैसे जैसे तुम अपने टास्क को कंप्लीट करोगे उसी तरह से तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और अगर तुम दिए गए टास्क को कंप्लीट नहीं करते हो तो तुम्हें सिस्टम द्वारा डिसअपीयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम मारे जाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिए गए सभी टास्क को कंप्लीट करो। ये कहने के साथ ही उसने जुयान को गुड लक कहा, जबकि दूसरी तरफ जुयान उसकी बात को काफी अच्छे से सुन रहा था। और जैसी स्क्रीन की बात कंप्लीट हुई उसी समय जुयान उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले जुयान स्क्रीन से कुछ सवाल पूछ पाता उससे पहले स्क्रीन उसके पेट के अंदर चली गई। ये देखने के बाद तो जुयान चौंक गया, और अगले सीन में हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ था, जबकि उस व्यक्ति के आसपास काफी सारे लोग मौजूद थे। तभी उस जगह पे मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा था कि इस व्यक्ति के पैर लाइटनिंग गिरा था। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति तो चू फैमिली के सन इन लॉ की तरह दिख रहा है, जिसकी शादी चू फैमिली में कल ही हुई थी। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो नीचे की ओर देखते हुए कहता है, ये व्यक्ति सचमुच चू फैमिली का सन इन लॉ है, और इस लड़की की किस्मत सचमुच काफी अच्छी थी, कि जिंग सिटी की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इसकी वाइफ बनी। लेकिन मिस चू की किस्मत काफी खराब है, क्योंकि कल ही मिस चू की शादी इस लड़की से हुई थी, और आज ये लड़का बिजली गिरने की वजह से मर गया, जिस वजह से मिस चू विधवा हो चुकी है। ये कहते हुए ओल्ड मैन अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। फिर वो बाकी लोग की ओर देखते हुए कहता है, मैंने अच्छे से इस लड़की की बॉडी चेक की, तब मुझे पता चला कि सचमुच इस लड़की की मौत बिजली गिरने से हुई है, और अब जबकि ये लड़का मर चुका है तो इसे यहीं पर दफना दो। पर इससे पहले कि उस ओल्ड मैन की बातों को मानते हुए लोग इसकी बॉडी को दफनाने के लिए आते, उससे पहले उस मरे हुए व्यक्ति ने अपने हाथों को ऊपर कर दिया। तभी उस मरे हुए व्यक्ति ने सभी को रोकते हुए कहा कि अभी मैं जिंदा हूँ, और इस जगह पे पता चलता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि जुयान है, जिसे सिस्टम ने दूसरी दुनिया में भेज दिया है। जबकि जुयान को जिंदा होता देखकर सभी लोग काफी डर चुके थे। तभी सभी लोग उस जगह से भागते हुए कहते हैं, ये मर चुका है, ये एक ज़ॉम्बी है। ये कहते हुए सभी लोग जुयान से डरते हुए भागने लगे, जबकि हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो जुयान की बातों को सुनने के बाद काफी डर चुका था, और वो अब तक इतना डर चुका था कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अपनी जगह से हिल सके। लेकिन किसी तरह से उस ओल्ड मैन ने हिम्मत करते हुए अपने पीछे देखा, जहाँ अपने सामने जुयान को जिंदा देखकर उस ओल्ड मैन को 440 का झटका लग गया, और उसी समय वो ओल्ड मैन डर कर उसी जगह पे बेहोश हो गया। ये देखने के बाद जुयान को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेहोश हो चुका है, इसलिए जुयान ने सवाल किया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है या फिर मैं एम्बुलेंस को फोन कर दूं। जुयान की बातों को सुनने के बाद उस ओल्ड मैन ने जुयान से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो ओल्ड मैन जुयान को जिंदा देखकर इतना डर चुका था कि एक बार फिर से बेहोश हो गया। जबकि इस जगह पे क्या हो रहा है जुयान को कुछ भी आइडिया नहीं था। तभी
जुयान अपने आसपास देखते हुए कहता है क्या मैं इस जगह पे टाइम ट्रेवल करके आया हूँ। तभी जुयान की ओर एक लेडी बढ़ते हुए कहती है जुयान इस जगह पे तुम क्या कर रहे हो। जबकि उस लेडी को देखने के बाद तो जुयान को पहली नजर में उससे प्यार हो चुका था। तभी हम एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जो जुयान की ओर बढ़ रही थी और उस लेडी को अपनी ओर आता देख जुयान काफी खुश हो चुका था। तभी वो अपनी जगह से उठते हुए उस लेडी से फ्लर्ट करने लगा। लेकिन तभी उस ब्यूटीफुल लेडी ने जुयान से कहा आखिर तुम्हें क्या हो चुका है। तभी उस ब्यूटीफुल लेडी ने जुयान को बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद तो इस बार जुयान को 440 का झटका लग गया। वो इतना हैरान हो चुका था कि उसका मुंह डिब्बे की तरह खुल गया। लेकिन अगले पल जुयान खुश होते हुए भगवान को शुक्रिया कहने लगा कि उसने उस जैसे बेवकूफ इंसान को इतनी अच्छी वाइफ दी और जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किए होंगे तभी मुझे इस जन्म में इतनी सुंदर वाइफ मिली। और तभी जुयान के सामने उसका प्रोफाइल खुल गया और उस प्रोफाइल को पढ़ने के बाद जुयान को पता चलता है कि वो काफी कमजोर है। ये जानने के बाद तो जुयान की खुशी एक पल में गायब हो गया और कुछ समय अपने आप से बात करने के बाद वो अपने आसपास देखने लगा जहाँ उसे मालूम होता है कि उसकी वाइफ इस जगह से जा चुकी है। ये देखने के बाद जुयान भी अपनी वाइफ की ओर बढ़ने लगा पर इससे पहले जुयान अपनी वाइफ तक पहुँच पाता उससे पहले एक लड़की ने उसे उसी जगह पे रोक दिया। तभी वो लड़की जुयान की बेइज्जती करते हुए कहती है लगता तुम अपनी औकात भूल चुके हो। भले तुम्हारी शादी मिस के साथ हो चुकी हो लेकिन इसके बावजूद तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मिस के बाजू में बैठ सको। तुम बस एक ट्रेस हो जिसे मिस्यू ने अपने पास रखा है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है सिवाय मिस्यू के हस्बैंड की। ये सुनने के बाद जुयान ने सवाल किया फिर मैं कैसे चूमैन से आऊंगा। जिस पर उस लेडी ने फिर से जवाब दिया कि तुम पैदल आओगे। उस लेडी की बातों को सुनने के बाद तो जुयान काफी सरप्राइज हो चुका था। जबकि उस लड़की की बातों को सुनने के बाद बाकी लोग भी जुयान के बारे में बातें करने लगे कि जुयान एक यूजलेस यंग मास्टर है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है और जुयान इतना क्वालिफाइड नहीं है कि वो मिस्यू का हस्बैंड बन सके। ये इतने यूजलेस है कि एक मेड भी इसकी बेइज्जती कर रही है जिससे तुम समझ सकते हो कि जुयान की चू फैमिली में कितनी रिस्पेक्ट होती होगी। जबकि इनकी बातों को सुनने के बाद तो जुयान को काफी बुरा लग रहा था। तभी जुयान अपने मन में कहता है मैं तो अभी अभी इस बॉडी के अंदर रिंकारनेट हुआ हूँ और कुछ समय के अंदर मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। जबकि ना जाने इस वीडियो का असली ओनर कैसा महसूस कर रहा होगा और ना जाने उसने कितनी गालियाँ खाई होगी। ये सब सोचते हुए जुयान के दिमाग में मेड को बेवकूफ बनाने का एक आइडिया आ गया। इसलिए उसने पलटते हुए मेड से कहा कि तुम्हारी स्कर्ट में एक छेद है और इससे पहले किसी व्यक्ति का ध्यान उस जगह पे जाए उससे पहले तुम उस जगह को कवर कर लो। ये सुनने के बाद वो मेड सरप्राइज हो गई। साथ ही वो जल्दी से अपने स्कर्ट की ओर देखने लगी और जब वो मेड अपने स्कर्ट को अच्छे से चेक कर रही थी तब चुपके से जुयान उसके पीछे से उस गैरेज के अंदर एंटर कर गया। ये देखने के बाद उस मेड को समझ में आ चुका था कि जुयान ने उसे बेवकूफ बना दिया है। ये जानने के बाद कि एक यूजलेस पर्सन ने उसे बेवकूफ बना दिया उसे काफी गुस्सा आ गया और इस शुरुआत में हम जुयान को देखते हैं जो अपनी वाइफ के चैम्बर के अंदर आ चुका था जबकि मिस्यू फिलहाल के लिए एक बुक को रीड कर रही थी और देखने से वो कोई रोमांटिक बुक लग रही थी और तभी जुयान की नजर भी उस बुक पे पड़ गई जिस वजह से वो हैरान हो गया था। पर इससे पहले जुयान कुछ कह पाता उससे पहले उस जगह पर वो मेड आ चुकी थी जिससे कुछ समय पहले जुयान ने बेवकूफ बना के अंदर आया था। तभी वो मेड उस जगह पे आने के साथ ही जुयान पे गुस्सा करने लगी। तभी मिस्यू मेड को रोकते हुए कहती है अगर जुयान इस जगह पे आना चाहता तो उसे रहने दो। ये सुनने के बाद तो दोनों ही मिस्यू की ओर देखने लगे जबकि हम मिस्यू के हाथों में देखते हैं उस जगह पर कोई भी बुक मौजूद नहीं थी जबकि ये कहते हुए मिस्यू ब्लश कर रही थी। तभी मिस्यू अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है वैसे भी कुछ समय पहले जुयान पे बिजली गिर गया था इसलिए शायद जुयान घायल हो चुका होगा इसलिए आज के लिए जुयान को मेरे साथ ही आगे बढ़ने दो। अब मिस्यू की बातों को सुनने के बाद वो मेड शांत हो चुकी थी। इसके बाद वो उस जगह से चली गई। उस मेड के जाते ही मिस्यू जुयान से सवाल करती है आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो। मिस्यू के इस सवाल को सुनने के बाद जुयान घबराते हुए कहता है मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था बल्कि मैं इस जगह पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपसे कुछ सवाल के जवाब ले सकूँ क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं एक सवाल को लेकर काफी कंफ्यूज हूँ और इसी सवाल के जवाब को लेने के लिए मैं इस जगह पे आया हूँ। ये कहते हुए जुयान मिस्यू के बाजू में जाके बैठ गया। जुयान की बातों को सुनने के बाद मिस्यू उसकी ओर देखने लगी जबकि जुयान भी मिस्यू की ओर देखते हुए अपना सवाल किया जबकि सभी को मालूम है कि मैं काफी बड़ा यूजलेस हूँ लेकिन इसके बावजूद आपने मुझसे शादी क्यों की क्योंकि ना ही मेरे पास कोई इज्जत है ना ही मेरे पास कोई पावर है लेकिन इसके बावजूद आपने मुझसे शादी किया और इसी सवाल को लेकर मैं काफी समय से परेशान था। ये सुनने के बाद मिस्यू कहते हैं तो तुम ये जानना चाहते हो आखिर मैंने तुमसे शादी क्यों की। ये कहते हुए मिस्यू किसी चीज के बारे में सोचने लग गई जबकि दूसरी तरफ जुयान भी समझ चुका था कि मिस्यू किसी चीज के बारे में सोच रही है। इसीलिए जुयान मिस्यू के क्लोज जाते हुए उसके कानों में कहता है क्या तुम मेरे सवालों को जवाब दोगी। जबकि जुयान की इस बात को सुनने के बावजूद मिस्यू ने उसे कुछ भी नहीं बताया। जबकि अगली सीन में हम चू मैंसन का सीन देखते हैं जहाँ कमरे के अंदर से काफी तेज से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये कमरा और किसी का नहीं बल्कि जुयान का था। तभी हम जुयान के कमरे के बाहर कुछ मेट्स को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक मेट कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर मास्टर को क्या हुआ है क्योंकि आज वो काफी बदले हुए लग रहे हैं। ये सुनने के बाद दूसरी मेट उससे कहती है लगता है तुम इस जगह पर नहीं आए हो इसलिए शायद तुम्हें मास्टर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। फिर उस मेट ने बताया जुयान और मिस्यू की शादी कुछ समय पहले हुई है
और इस जगह पे हमें मालूम होता है जब जुयान और मिस चू की शादी हुई थी उसके फर्स्ट नाइट में जुयान गलती से अपनी साली के कमरे में चला गया था, लेकिन बाकी सभी को ऐसा लग रहा था कि जुयान ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है और इसीलिए सभी के नजरों में उसकी रेपुटेशन नीचे गिर गई। साथ ही सभी लोग इस बात से भी हैरान थे कि जुयान जो काफी टैलेंटेड और काफी ब्यूटीफुल थी, जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, आखिर उस जैसे गोडेस ने ब्राइट मून सिटी के सबसे कचरे व्यक्ति से शादी क्यों की? क्योंकि अगर मिस चू चाहती तो वह किसी पावरफुल फैमिली में शादी कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद मिस चू ने एक ट्रेस से शादी कर लिया और शादी करने के बाद जुयान घर जमाई बन गया, जिस वजह से जुयान की रेपुटेशन सभी की नजरों में और भी नीचे गिर गई। और यही कारण है चू फैमिली में शादी करने के बावजूद कोई भी यहाँ तक कि नौकर भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। और शादी के कुछ समय बाद जुयान को मारने की भी कोशिश की गई, जैसे कि जुयान के ऊपर बिजली गिराकर। और अगर आप इस चीज को भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला दूं, एपिसोड की शुरुआत में जब जुयान इस शरीर के अंदर आया था तब उसे मालूम चला था कि उसके ऊपर किसी ने बिजली गिराया था और प्रेजेंट में इन्हीं चीजों के बारे में मेट्स बातें कर रही थी। पर तभी उनकी बातों को एक ओल्ड मैन ने इंटरप्ट कर दिया, जिस वजह से वो दोनों अपने अपने काम पे वापस लग गए। अब फिर से सीन शिफ्ट कर हम जुयान को देखते हैं जो अपने कमरे में फिलहाल के लिए रो रहा था। साथ ही जुयान अपनी किस्मत को दोष देते हुए अपने मन में कहता है, ना ही मेरे पास कोई पावर है, ना ही कोई मेरी रेपुटेशन है, और एक तरह से कहा जाए तो मैं जिस बॉडी में रिंकारनेट हुआ हूँ फुल टू फुल यूजलेस है, जो किसी भी व्यक्ति के काम नहीं आ सकता। ये सब सोचते हुए जुयान ने डिसीजन लिया कि वो अपने आप को खत्म कर लेगा, क्योंकि ना ही जुयान के पास रेपुटेशन है, ना ही उसके पास कोई पावर है, जिस वजह से उसकी वाइफ की किस्मत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसीलिए अगर उसने अपने आप को खत्म कर लिया तो उसकी वाइफ की जिंदगी बच जाए और शायद उसके बाद उसकी वाइफ एक बेटर लाइफ जी पाए। ये सब सोचते हुए जुयान ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फेल हो गया। और तभी जुयान के कमरे में एक ओल्ड मैन आ गया जो कुछ समय पहले मेट के साथ काम कर रहा था। उस ओल्ड मैन को देखने के साथ ही जुयान ने उससे सवाल किया, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे कमरे के अंदर क्यों आए हो? जो सुनने के बाद ओल्ड मैन ने बताया कि वो इस चू मैंसन का एक फ्लावर फार्मर है और इस चू मैंसन में जितने भी फ्लावर्स है वो उन सभी का देखभाल करता है। पर फिलहाल के लिए मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे के अंदर आ गया। और इस एल्डर का नाम एल्डर मे था। तभी एल्डर मे ने जुयान को बताया कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर एक स्पेशल सील लगाया है और जब तक वो सील तुम्हारी बॉडी के अंदर से नहीं हटती तब तक तुम इसी तरह से एक यूजलेस पर्सन रहोगे। जबकि दूसरी तरफ एल्डर मे की बात सुनने के बाद तो जुयान पूरी तरह से सरप्राइज हो गया। इसके अगले पल जुयान एल्डर मे का धन्यवाद करते हुए कहता है, मुझे बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे सचमुच लग रहा था कि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ और अगर अभी सीनियर इस जगह पे ना आए होते तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। फिर अगले सीन में हम एल्डर मे को देखते हैं जो जुयान के कमरे में कुर्सी पे बैठे हुए थे और एल्डर मे की सेवा में खुद जुयान लगा हुआ था। तभी जुयान ने एल्डर मे से सवाल किया, सीनियर आखिर मैं अपने अंदर से सेल को कैसे निकाल सकता हूँ? जिस पर एल्डर मे ने जुयान को बताया, इस सेल को निकालने के लिए केवल दो ही मेथड है, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपने अंदर के लगे हुए सेल को हटा सकते हो। इस सेल को तोड़ने का पहला मेथड है कि तुम दुनिया भर में घूमो और रेयर ट्रेजर से अपने सेल को तोड़ लो और ऐसा करते हुए तुम्हारी जिंदगी काफी बीत जाएगी। पर इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि तुम इस सेल को तोड़ पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा हो कि तुम दूसरे मेथड को सिलेक्ट करो। इसलिए और दूसरा मेथड है कि तुम मास्टर लेवल को अचीव करो और जैसे तुमने एक बार मास्टर लेवल को अचीव कर लिया तो तुम अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपने सेल को ब्रेक कर पाओगे, मतलब तुम इजीली उस सेल को ब्रेक कर पाओगे जब तुम मास्टर लेवल पे पहुंच जाओगे। जबकि एल्डर मे की इन बातों को सुनने के बाद जुयान सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे कल्टीवेशन स्टेज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसीलिए जुयान को ये भी मालूम नहीं था कि आखिर ग्रैंड मास्टर लेवल क्या होता है। जबकि इस चीज को एल्डर मे भी समझ चुके थे कि जुयान को किसी भी चीज के बारे में मालूम नहीं है। जो जानने के बाद एल्डर मे ने अपने मन में सोचा कि इस लड़की को तो बेसिक के बारे में भी जानकारी नहीं है, इसीलिए एल्डर मे इस कल्टीवेशन के सारे रास्ते और लेवल्स के बारे में जुयान को बताने लगे और लगभग कुछ समय के अंदर एल्डर मे ने जुयान को सब कुछ बता दिया। साथ ही उन्होंने जुयान को ये भी बता दिया था कि 2 से 8 लेवल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है और सबसे मुश्किल है 9वें लेवल को पार करना, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति 9वें लेवल को पार कर लेता है तो वो ग्रैंड मास्टर कहलाता है। पर ग्रैंड मास्टर बनने के लिए अर्थ और हेवन की एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि वो व्यक्ति अपनी सोल को प्यूरिफाई कर पाए और इसके बाद ही कोई व्यक्ति ग्रैंड मास्टर रेलम में पहुंच पाता है। और ग्रैंड मास्टर बनने के साथ ही तुम काफी पावरफुल हो जाओगे, साथ ही तुम्हारे पास ऐसी पावर आ जाएगी कि तुम किसी व्यक्ति के लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर पाओ। ये सब सुनने के बाद जुयान को समझ में आ चुका था कि वो एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ पर कल्टिवेशन एग्जिस्ट करती है। तभी एल्डर मैन ने अपने पास से एक टेक्निक निकाल कर जुयान को दे दिया। साथ ही उन्होंने जुयान से कहा कि ये टेक्निक तुम्हारे लिए बिल्कुल सूटेबल है और ये टेक्निक कुछ इस तरह से काम करती है कि सबसे पहले जुयान को इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा, जिसके बाद जुयान पे जो व्यक्ति गुस्सा करेंगे तो उसके जुयान को पॉइंट मिलेंगे और उन पॉइंट का इस्तेमाल जुयान कई चीजों में कर सकता है जो आने वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा।
और इसके अलावा भी इस टेक्निक के कुछ और भी फायदे थे, जैसे कि अगर जुएन किसी से पिटाई खाता है तो जुएन की पावर अपने आप ही बढ़ती जाएगी, उसे जुएन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि ये सब कुछ बताते हुए वो ओल्ड मैन इस जगह से जल्दी से निकल गया। लेकिन इन चीजों को जानकर जुएन काफी सरप्राइज हो गया। साथ ही उसने अपने मन में कहा मुझे पिटाई करने का शौक नहीं है। और तो और अगर जुएन अपने पॉइंट कमाने के चक्कर में किसी और को गुस्सा दिलाता तो वो व्यक्ति भी जुएन का दुश्मन बन जाएगा। इस तरह से तो जुएन के कई सारे दुश्मन बन जाएंगे। इसे सोचते हुए जुएन ने अपने मन में कहा अगर मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है तो मुझे ऐसा करना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ जुएन के कमरे से निकलते हुए एल्डर मे के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसके आगे से होती है, जहाँ एल्डर मे के जाने के साथ ही जुएन ने उस टेक्निक को अपने हाथों में ले लिया और कुछ पल उस टेक्निक को देखने के बाद जुएन ने उस टेक्निक को ओपन कर दिया। और जैसे जुएन ने उस टेक्निक को ओपन किया उसी समय जुएन के सिस्टम उस जगह पे आ गया। तभी सिस्टम ने जुएन को बताया तुम्हारे हाथों में जो स्क्रोल है वो निर्वाणा सूत्रा टेक्निक है और अगर तुम इस टेक्निक को सिस्टम को देते हो तो सिस्टम तुम्हारे कुछ फ्यूचर को अनलॉक कर देगी। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जुएन भी एग्री हो गया, इसलिए उसने अपनी टेक्निक को सिस्टम के हवाले कर दिया, जिससे सिस्टम ने उस निर्वाणा सूत्रा टेक्निक को सोलो कर लिया। और इसके अगले पल जुएन अपने सिस्टम के अंदर आ गया। तभी फिर से सिस्टम ने एक बार फिर से जुएन को बताया कि तुमने 12 सीक्रेट ट्रेजरों में से एक सीक्रेट चीजों को ढूंढ लिया है, इसीलिए अब सिस्टम तुम्हारे एक फ्यूचर को अनलॉक कर रहा है। सिस्टम की इतना कहते ही सिस्टम के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी और कुछ समय के अंदर जुएन का न्यू फ्यूचर अनलॉक हो चुका था। तभी सिस्टम ने जुएन को बताया कि सिस्टम ने तुम्हारी लॉटरी फ्यूचर को अनलॉक कर दिया है और अब जबकि तुमने इस फ्यूचर को पहली बार अनलॉक किया है तो सिस्टम तुम्हें 3 बार फ्री में स्पिन करने का मौका देगा और स्पिन में तुम्हें कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि कोई ट्रेजर या फिर कोई टेक्निक हो और ये सब कुछ तुम्हारे लक पे डिपेंड होगा कि आखिर तुम्हें क्या मिलेगा। और साथ ही इस सिस्टम की एक एबिलिटी भी है, अगर तुम किसी को भी गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हें काफी पॉइंट्स दिए जाएंगे और तुम्हें मिलने वाले पॉइंट्स इस बात पे निर्भर करेगा कि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति तुम पर कितना गुस्सा है। साथ ही तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल सिस्टम से कुछ खरीदने के लिए कर सकते हो और इन चीजों से तुम्हें काफी एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसकी वजह से तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाओगे। सिस्टम की ऐसी बातों को सुनने के बाद जुएन काफी खुश हो चुका था, इसलिए जुएन ने स्पिन करना शुरू कर दिया। पहले स्पिन में जुएन को कुछ भी नहीं मिला, जबकि दूसरी स्पिन में जुएन को एक बॉल मिला और इस बॉल के पास 2 एबिलिटी थी, इसलिए सिस्टम ने जुएन को बताया इस बॉल की पहली एबिलिटी है अगर कोई पर्सन इस बॉल का इस्तेमाल करता है तो उसे पेन का असर नहीं होगा, यानी कि वो पर्सन जितने भी पिटाई खाए वो बिल्कुल भी पेन फील नहीं करेगा। और इस बॉल की दूसरी एबिलिटी है अगर किसी पर्सन के अंदर से ब्लड निकल रहा है तो वो उस ब्लड को रोक सकता है और ये दोनों एबिलिटी सचमुच काफी शानदार था। तभी जुएन ने आखिरी बार स्पिन किया, जिसके अंदर से एक पॉइजनस डैगर बाहर निकली और इस डैगर के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था, जो देखने के बाद तो जुएन काफी खुश हो गया। साथ ही वो अपने मन में सोच रहा था अगर कोई व्यक्ति मुझे मारने की कोशिश करता है तो मैं उसे एक ही हिट में खत्म कर दूंगा। फिर अगली सुबह हम जुएन को देखते हैं जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर आया था, लेकिन जैसे जुएन अपने कमरे से बाहर आया तो उसे 99 पॉइंट मिले, जो देखकर तो जुएन भी सरप्राइज हो गया क्योंकि इसका मतलब था कि कोई जुएन पे काफी गुस्सा है। तभी हम कुछ मेट्स को जुएन के कमरे की ओर भागते हुए देखते हैं। साथ ही हम एक पेड़ के पीछे एक लड़की को भी देखते हैं जो उन लोगों को भागते हुए देखकर काफी मजे ले रही थी। फिर से इनसे प्रोग्राम एक मेट को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह गिर गया था और इन सभी मेट्स का पीछा करते हुए उस जगह पर एक खतरनाक कुत्ता आ गया जो इन सभी मेट्स को इग्नोर करते हुए जुएन पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। जो देखते हैं जुएन ने भी अपने पास से पॉइजनस डैगर को निकाल लिया और अगले पल उसने दूसरी साइड उस पॉइजनस डैगर को फेंक दिया, जो देखकर उस डॉग ने भी जुएन पे अटैक नहीं किया बल्कि उस डैगर को लाने के लिए चला गया। लेकिन जैसे उस डॉग ने पॉइजन डैगर के आगे वाले हिस्से को छुआ उसी समय वो टपक गया क्योंकि पॉइजन डैगर के आगे वाले हिस्से में पॉइजन लगा हुआ था। ये देखने के बाद जुएन ने उस डॉग से कहा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर सबसे पहले तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ये कहते हुए जुएन ने अपने पॉइजन डैगर को अपने पास रख लिया। लेकिन तभी एक लड़की अपने हंटर के साथ जुएन की ओर बढ़ने लगी और ये वही लड़की थी जो कुछ समय पहले ये सब कुछ मजे लेकर पेड़ के पीछे से देख रही थी। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि इस लड़की ने डॉग की मदद से जुएन पे अटैक करने की कोशिश की थी, मगर जुएन ने न केवल अपने आप को बचाया बल्कि उस डॉग को भी खत्म कर दिया। और यही देखकर ये लेडी गुस्सा हो गई और अभी वो इस जगह पर जुएन से अपने डॉग का रिवेंज लेने आई है। और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ की सिस्टर है, यानी कि हिंदी में समझाया जाए तो ये उसकी साली थी जो जुएन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि उसे भी मालूम था जुएन एक कचरा है जिसके पास पावर के नाम पर कुछ भी नहीं है। और अभी फिलहाल वो जुएन को ही देख रही थी। तभी उसने गुस्सा होते हुए अपने हंटर से जुएन पे अटैक कर दिया, जबकि दूसरी तरफ इस हंटर से मार खाने के बाद जुएन भी घायल हो गया था, जिस वजह से जुएन को भी अपनी साली के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। पर इससे पहले वो कुछ भी उससे कहता उससे पहले उसने महसूस किया कि उसका एक्सपीरियंस काफी इंक्रीज हो रहा है
और उसी समय जुएन को एल्डर मे का फ्लैशबैक आता है, जहाँ एल्डर मे ने जुएन को बताया तुम जितने पिटाई खाओगे उतनी ही तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होगी। ये सब कुछ याद करते हुए फिर से उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। जबकि दूसरी तरफ जुएन की साली को ऐसा लग रहा था कि जुएन को इस हंटर से काफी बड़ी चोट लगी है, इसीलिए उसके चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तभी उसने जुएन को बताया कि अभी मैं और भी तुम्हें कोड़ी मारने वाली हूँ, जिससे तुम्हें कई गुना दर्द होगा। ये कहते हुए फिर से जुएन पे अटैक करने के लिए रेडी हो गई, लेकिन इससे पहले वो हंटर जुएन को लगता है उससे पहले जुएन जल्दी से साइड हट गया और फिर उसने अपनी साली को रोकते हुए कहा मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए सबसे पहले तुम मेरी बातों को सुन लो, उसके बाद तुम अपने अटैक को कंटिन्यू करना। जो सुनने के बाद उसकी साली भी रुक गई। फिर उसने जुएन की ओर देखते हुए कहा तुम जल्दी से अपने आखिरी शब्द बोलो, क्योंकि आज तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जबकि दूसरी तरफ ये सुनने के बाद जुएन कुछ समय तक उससे फालतू से बातें करने लगा, जिससे अब उसकी साली को और भी गुस्सा आने लगा और वो जितना ही गुस्सा हो रहे थे उतना ही जुएन को पॉइंट मिलते। लेकिन कुछ समय बाद जुएन ने अपनी बकवास बातें बंद कर दी, क्योंकि उसे भी मालूम था अगर उसने ज्यादा गुस्सा दिला दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जुएन ने अपनी साली से कहा मुझे मालूम है आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, क्योंकि मैं अपनी शादी के फर्स्ट नाइट तुम्हारे कमरे में गलती से चला गया था, इसलिए तुम मुझ पर काफी गुस्सा हो। इसीलिए चलो हम एक शर्त लगाएं, इस शर्त के अकॉर्डिंग तुम मुझ पर 10 अटैक करना। अगर इन 10 अटैक के अंदर मेरे मुंह से दर्द भरी चीखें नहीं निकली तो फिर तुम इस बात को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना कि मैं तुम्हारे कमरे में कभी आया था। ये सुनने के बाद तो उसकी साली के चेहरे पे एक जबरदस्ती स्माइल आ गई। तभी उसने जुएन की बातों को कंफर्म करते हुए कहा क्या सचमुच तुम मुझे 10 बार मारने दोगे। जबकि ये सुनने के बाद जुएन सरप्राइज हो चुका था। साथ ही उसने अपने मन में कहा आखिर इसे मेरे शर्तों को सुनने के बावजूद गुस्सा क्यों नहीं आया। ये सोचते हुए जुएन को कुछ समय के अंदर समझ में आ चुका था कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन इस शर्त के अंदर उसी का नुकसान है, क्योंकि उसकी साली भी यही तो चाहती है कि जुएन उसे पीटने का मौका दे, और अगर जुएन ने इन 10 अटैक को झेल भी लिया तब भी उसे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ उसकी साली उस पर अटैक करने के लिए फिर से तैयार हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो जुएन पे अटैक करते उससे पहले जुएन एक बार फिर से उसे रोकते हुए कहता है मुझे अपने इस शर्त में कुछ बदलाव करने हैं। जो सुनने के बाद तो उसे और भी गुस्सा आने लगा, क्योंकि जब भी वो जुएन पे अटैक करने वाली होती है तभी वो जुएन उसे रोक देता था। इसीलिए वो इस पर काफी गुस्सा होते हुए जुएन से कहती है आखिर तुम्हें इस शर्त में क्या बदलाव करने हैं। जिस पर जुएन ने कहा अगर मैं इन 10 अटैक को सर्वाइव कर जाता हूँ तो तुम्हें मुझे अपना जीजा कहना पड़ेगा। और जुएन ने ये शर्त अपनी साली के सामने इसलिए रखा था क्योंकि उसे भी मालूम था कि उसकी साली को उसे जीजा कहना अच्छा नहीं लगता। और इस बार सच में जुएन की बातों को सुनने के बाद उसकी साली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से जुएन को 99 पॉइंट मिलते हैं। तभी जुएन की साली ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जुएन से कहा तुमने जो शर्त रखी है मैं उस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, अगर तुम इसमें हार जाते हो तो फिर तुम्हें अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और अभी तक तुमने जितनी भी गलतियाँ की है उन सभी के लिए मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कहने के साथ ही वो अटैक करने के लिए तैयार हो गई है। इस पार्ट की शुरुआत भी इसके आगे से होती है, जहाँ जुएन की साली उस पर चाबुक से अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी जुएन ने एक बार फिर से उसे रोक दिया, जो देखकर तो वो लेडी एक बार फिर से गुस्सा हो गई। तभी उसकी साली ने गुस्सा होते हुए उससे कहा अगर इसके बाद तुम मुझे फिर से रोकने की कोशिश करते हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। लेकिन जुएन उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक साइड में आ गया। तभी उसने अपने पास से उसी ट्रेजर को निकाल लिया, जिसका यूज करने पर दर्द महसूस नहीं होता। उस ट्रेजर को देखते हुए जुएन ने अपने मन में सोचा अगर ये ट्रेजर वर्क नहीं करता है तो आज मैं बहुत गंदी तरह पीटूंगा। ये सोचते हुए जुएन ने अपने सिस्टम पे ध्यान दिया, जहाँ लिखा हुआ था कि इस ट्रेजर का इस्तेमाल केवल 5 बार किया जा सकता है। ये पढ़ने के बाद जुएन ने उस ट्रेजर का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जुएन एक जगह बैठते हुए अपनी साली से कहा अब तुम बिना रुके मुझ पर हमला करो, लेकिन इस बात पर ध्यान रखना कि तुम मेरे फेस पर हमला ना करो, क्योंकि अगर मेरे फेस पर निशान आता है तो तुम्हारी सिस्टर मेरी काफी फिक्र करने लगेगी, और जब उसे मालूम हुआ कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है तो फिर वो तुम्हें काफी डांटेगी। लेकिन जुएन की बात पूरी होने से पहले उसकी साली ने उस पर अटैक कर दिया, और पहला अटैक हिट होने से जुएन जमीन पे जा गिरा, जो देखकर उसकी साली को लग रहा था कि जुएन पहले अटैक के अंदर वो निपट चुका है। पर कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ कि जुएन तो मरने का नाटक कर रहा है, जो जानने के बाद वो और भी गुस्सा हो गई, इसलिए वो बिना रोके जुएन पे अटैक करने लगी। पर इन 10 अटैक को जुएन ने सर्वाइव कर लिया, जो देखकर तो उसकी साली भी शॉक्ड हो गई, और इसीलिए उसने हार मानकर जुएन को जीजा कहा। लेकिन जाते जाते भी उसने एक लात जुएन को दे मारी। फिर अगले सीन में हम जुएन को देखते हैं जो फिलहाल के लिए आराम कर रहा था। तभी उसके कमरे में चो मैंसन से कुछ लोग आ गए, जो जुएन को चो मैंसन बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि जुएन के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ उससे कुछ डिस्कस करना चाहते थे। और इसके अलावा भी फैमिली के उस जगह पर कई सारे लोग हैं जो काफी समय से जुएन के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जुएन ये कहते हुए इस बात को टालने की कोशिश करने लगा कि उसे काफी चोट लगी है, इसलिए वो फिलहाल अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से बात करने के लिए नहीं जा सकेगा। लेकिन ये कहकर तो जुएन ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारी,
क्योंकि इसके बाद चो मैंसन से आए हुए लोगों ने जोएन के हाथों और पैरों को पकड़कर चो मैंसन की ओर रवाना हो गए। लेकिन इसकी वजह से जोएन को काफी पेन फील होने लगा, क्योंकि जब उसकी साली ने उस पर अटैक किया था तब उसने अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया था। लेकिन जैसे ही उस ट्रेजर का असर जोएन की बॉडी से हटा तो उसे अब फिर से दर्द महसूस होने लगा। मतलब साफ था, अगर जोएन इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए किसी से अटैक खाता है तो उस समय उसको दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे जोएन की बॉडी से ट्रेजर का असर हटेगा तो फिर उसे वो पेन महसूस होने लगेगा। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग सोच रहे थे कि जोएन को जल्दी चो मैंसन से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिलहाल हमें इनकी बातों से इतनी मालूम होता है कि इन्होंने जोएन के खिलाफ कुछ साजिश की है, और ये साजिश क्या है ये हमें आगे मालूम होगा। जबकि चो मैंसन के अंदर हम जोएन को देखते हैं जो नील डाउन करके बैठा हुआ था। तभी जोएन के फादर इन लॉ ने सवाल किया, आखिर तुम्हारी ऐसी कंडीशन किसने की? ये सुन के जोएन ने कहा वो अपनी शादी के पहली रात एक गलती से लेडी रुआन के कमरे में चला गया था, जिसके चलते लेडी रुआन की रेपुटेशन काफी खराब हो चुकी है। और इसीलिए जब लेडी रुआन ने उस पर चाबुक से अटैक किया तो उसने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, और तब तक लेडी रुआन से पिटाई खाता रहा जब तक लेडी रुआन ने उसे माफ नहीं किया। जोएन की बातों को सुनने के बाद तो लेडी रुआन के चेहरा कुछ अजीब सा हो गया था, क्योंकि इस जगह पर जोएन ने शर्त की बातें नहीं बताई थी। जबकि दूसरी तरफ जोएन की मदर इन लॉ को जोएन की बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी। तभी चू फैमिली का एक मेंबर ने कहा कि चू फैमिली लिंगर सिटी की 4 बड़ी फैमिली में से एक है, इसीलिए उनके फैमिली के नियम भी काफी सख्त हैं, और अगर इस बात को इतनी आसानी से जाने दिया तो हमारी फैमिली की काफी बेइज्जती होगी। ये सुनने के बाद तो लेडी रुआन परेशान हो गई, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने जोएन को पहले सजा दे दी है। इसलिए रुआन ने समझाने की कोशिश की। जोएन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, पर उसकी बात को इंटरप्ट करते हुए चू फैमिली के दूसरे मेंबर ने कहा जोएन ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, और जब इसने ऐसी हरकत की है तो क्या पता इसने हमारी फैमिली से पैसे भी चुराए हो। ये कहते हुए उसने जोएन पर पैसे चुराने का इल्जाम लगाया, और इस जगह पर जोएन के फादर इन लॉ ने जोएन को बचाने की काफी कोशिश की। लेकिन चू फैमिली के मेंबर जोएन को पनिश करने के लिए उन पर प्रेशर डाल रहे थे, ताकि इन फ्यूचर चू फैमिली में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। तभी एक गार्ड ने आकर सभी को रिपोर्ट दिया कि एक लड़की जोएन से मिलने के लिए आई है। ये कहते हुए व्यक्ति थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन इसके आगे उस गार्ड ने बस इतना बताया कि वो लड़की उस जगह से आई है। उस गार्ड की बात सुनने के बाद तो किसी को भी कुछ समय तक कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ चुका था कि वो क्या कहना चाहता है। इसीलिए कुछ समय के लिए सभी लोग शॉक्ड हो गए। पर दूसरी तरफ जोएन की मदर इन लॉ ये सुनने के साथ ही काफी गुस्सा हो गई, और तभी वो लेडी भी आ गई जिसका नाम जुनवा था, और उसने आते ही जोएन पर छोड़ देने का इल्जाम लगाया। और उस लेडी ने जोएन पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कहा कि जोएन ने उसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब चू फैमिली में शादी करने के बाद जोएन उसे भूलने का नाटक कर रहा है, जबकि शादी करने से पहले वो हमेशा उसी के पास आता था। ये कहते हुए जुनवा जुयान को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और वो लेडी अपने प्लान में काफी हद तक कामयाब भी हो चुकी थी। जबकि उस लेडी के कहे गए शब्दों पर विश्वास करके कई सारे लोग जोएन पे गुस्सा करने लगे। जबकि सिचुएशन को देखकर जोएन को भी समझ में आ चुका था कि अब कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, इसलिए जोएन ने भी उसे पहचानने का नाटक किया और उस लेडी से सवाल किया जब भी जोएन उसके पास आता था तो उसे कितने पैसे देता था, क्योंकि उसे याद आ चुका है कि जोएन ने उसे पहले के पैसे नहीं दिए। ये सुनने के बाद तो उस लेडी के मन में लालच आ गया, इसलिए उसने जल्दी से कहा कि जब तुम मेरे पास आए थे तब के 30 टेल्स बचे हुए हैं, जिस पर जोएन ने 300 टेल्स देने का ऑफर दिया और उस लेडी से कहा कि उसकी शादी चू फैमिली में हो चुकी है, इसीलिए उनके शादी का तोहफा समझकर वो लेडी इसे रख सकती है। और जैसे कि जोएन ने उसे शादी करने का प्रॉमिस किया था, इसीलिए वो अपने प्रॉमिस को भी निभाएगा उसे शादी करके। ये सुनने के बाद तो जोएन की मदर इन लॉ उससे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके बोलने से पहले जोएन के फादर इन लॉ ने उसे शांति से देखने के लिए कहा।